गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ये बताइएगा, अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। किसका स्टेटमेंट था? अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, रॉबिन्स का स्टेटमेंट था। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी किताब है? मार्शल की। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर मतलब वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी किताब है? एडम स्मिथ की। एक कर्व हम ड्रॉ करते हैं जिसका स्लोप जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। कौन सा कर्व होता है? लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल एक स्ट्रेट कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है। और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों मैच करते हैं, क्या पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस कहते हैं इसको। एक क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक। भारत किस टाइप की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। सबसे पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति कौन से देश में हुई थी? ब्रिटेन में। भारत में कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। दो टाइप्स में बात करते हैं, एक तो है वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन के बेस पे और दूसरा है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के बेस पर। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? टर्शियरी। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है जॉब जनरेट करने में? पक्का? हाँ। सेकंड नंबर पे कौन है? टर्शियरी। और थर्ड नंबर पे सेकेंडरी। पीपीपी के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग क्या है? और जीडीपी के अकॉर्डिंग? तेंदुलकर समिति ने एक स्केल बताया था कि कितने रुपए वाले को हम शहरी गरीब मानेंगे? शहरी और ग्रामीण 816 रुपये। उसके अलावा एक और हमने कमेटी पढ़ी थी जिसने क्या किया था, कैलोरी के बेस पर एक स्केल दिया था। कैलोरी के बेस पर स्केल दिया था वाई के अलग समिति ने, ठीक है। इन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए बताया था। एक जगह इन्होंने बताया था 2100, एक जगह इन्होंने बताया था 2400। किसके लिए था 2100 कैलोरी? शहरी क्षेत्र के लिए। और ग्रामीण के लिए 2400। सबसे पहली एक कमेटी बनी थी गडगिल कमेटी के नाम से। इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए क्या स्केल रखा था? 20 रुपये और 25 रुपये। कल हमने लॉरेंज कर्व के बारे में पढ़ा था। लॉरेंज कर्व में जो इस तरीके का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, इसको हम क्या इसको किस नाम से जानते हैं? आदर्श स्थिति, आइडियल कंडीशन है ये। असल में इसका नाम क्या है? आदर्श रेखा। हाँ, पूर्ण समता रेखा भी कहा जाता है इसको। और इस आदर्श रेखा से जितनी दूर हम जाते हैं, इस कर्व को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लॉरेंज कर्व या विषमता रेखा कहते हैं। इसी को हम लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र कहते हैं, ठीक। लॉरेंज वक्र किस चीज को दर्शाता है? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, आय में असमानता। आय में असमानता को दर्शाता है, जो कि ये बताता है कि देश में गरीब जो है वो कितना गरीब है अमीर की तुलना में। आप दोनों स्टेटमेंट, अगर दोनों में से वैसे आपको स्टेटमेंट एक ही मिलेगा एग्जाम में, या तो गरीबी का वक्र कहा जाएगा या तो आय में असमानता के बारे में। गरीबी निवारण के लिए बहुत सारी स्कीम्स चली थी। इसमें जब सबसे ज़्यादा लेटेस्ट आपको जो स्कीम्स है उसके बारे में पूछा जाता है, तो जनधन स्कीम कब चला था? 2014 में। स्कीम्स के बाद में और कुछ नोट किया था हमने? हाँ, ये आपको इसमें आएगा, जीडीपी वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको देश में किस तरीके से जीडीपी, जीएनपी ये सब कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। एक तो है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों पढ़ने को मिल जाएगा। पॉवर्टी में ही एक छोटा सा लास्ट हेडिंग डाल दिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक।
पॉवर्टी में आपने जहाँ तक नोट किया होगा उसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके बारे में 2-4 फैक्ट्स हैं, इसको बस कंटिन्यू नोट करते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में, इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में यूएनडीपी और OPHI के द्वारा की गई। यूएनडीपी और OPHI के द्वारा की गई। यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। OPHI का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। OPHI का फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड OXFORD, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, P से पॉवर्टी गरीबी के बारे में है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, H से है ह्यूमन डेवलपमेंट और I से है इनिशिएटिव, पहल। ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव या पहल, इनिशिएटिव को हम पहल बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2010 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस सूचकांक के द्वारा विकासशील देशों में गरीबी मापी जाती है। इस सूचकांक के द्वारा विकासशील देशों में गरीबी मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके 3 आयाम हैं, 3 फैक्टर्स के बेस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसके 3 आयाम हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, एजुकेशन, हेल्थ, और थर्ड है जीवन स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर। नेक्स्ट पॉइंट जहां से प्रश्न बन सकता है आपका, इसके जारीकर्ता कौन है? भारत में इसके जारीकर्ता कौन है? इसको जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। और अभी रिसेंट के कुछ एग्जाम्स में यही प्रश्न बस पूछा गया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये किसके द्वारा जारी किया जाता है भारत में? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पिछले आंकड़े के अनुसार, इनका जो सबसे लेटेस्ट डेटा आया था उसके अनुसार, पिछले आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक गरीबी बिहार में, सर्वाधिक गरीबी बिहार में
और न्यूनतम गरीबी केरल में है। न्यूनतम गरीबी केरल में है। ठीक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कब दिया गया था? वर्ष 2010 में। कौन कौन सी संस्था थी? एक तो था आपका UNDP और दूसरा था OPHI के द्वारा। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर एक स्केल दिया जिसमें कि 3 फैक्टर्स के बेस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। कौन कौन सा है? एक तो है एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद में भारत में इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग के द्वारा। फैक्टर्स किसने दिए हैं? इन्होंने, UNDP और OPHI ने। भारत में इसके बेस पर इसका जो रैंकिंग है, अपने राज्यों का रैंकिंग है, वो कौन जारी करता है? भारत में नीति आयोग। और वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग कौन जारी करता है? ये क्या करेगा? देशों का रैंकिंग जारी करेगा, और अपने देश के अंदर राज्यों का नीति आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। बताइएगा आपके हिसाब से बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जिसके पास काम ना हो वो बेरोजगार है। इसको बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, और काम करने का योग्य है पर काम करना ही नहीं चाहता तो? बच्चा पढ़ लिख तो सकता है पर पढ़ने नहीं चाहता, उसको खेलने से मतलब है। वो स्वैच्छिक बेरोजगार है। ठीक है, बेरोजगारी की बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें वो स्वैच्छिक बेरोजगार है। ठीक, चलिए इसका एक स्टेटमेंट नोट कीजिएगा एक लाइन में। कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करने की योग्यता और क्षमता रखता हो, जो काम करने की योग्यता और क्षमता रखता हो तथा काम करने का इच्छुक भी हो, काम करने का इच्छुक भी हो, चाहता भी है काम करना, काम करने का इच्छुक भी हो, परंतु उसे काम न मिले, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 10 साल का है। ठीक है, 10 साल का कोई बच्चा है, उसे ABCD पढ़ना भी आता है, 4वीं-5वीं तक पढ़ाई कर चुका है और काम करना भी चाहता है। उसके पास उसका फिजिकल लेबर कैपेसिटी है कि वो काम कर सकता है। क्या ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहेंगे? क्या इस बच्चे को हम बेरोजगार कहेंगे? ठीक है,
ये जो बच्चा है ये अभी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई है एज को लेकर के। ठीक है, ये जो एज है कितना रखा गया है? मिनिमम कम से कम कोई व्यक्ति अगर 15 का है और मैक्सिमम अगर कोई व्यक्ति 59 का है, ऐसे व्यक्तियों को ही बेरोजगार की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से 59 वर्ष 15 से 59 वर्ष 15 to 59 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को श्रम शक्ति माना जाता है। श्रम शक्ति माना जाता है। इन्हीं को ही लेबर फोर्स के अंदर रखा जाता है। श्रम शक्ति माना जाता है। और यदि इन्हें काम न मिले, यदि इन्हें काम न मिले तो इसी वर्ग को, यदि इन्हें काम न मिले तो इसी वर्ग को बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। इसी वर्ग को बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आपको सुनने को मिला, श्रम शक्ति। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा श्रम शक्ति, श्रम शक्ति या लेबर फोर्स। श्रम शक्ति या इंग्लिश में इसको लेबर फोर्स। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक हैं। श्रम शक्ति का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक हैं। ठीक है, इसी एज ग्रुप के भीतर जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, इन्हें ही श्रम शक्ति के अंदर, लेबर फोर्स के अंदर रखा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, कार्यबल या वर्क फोर्स। कार्यबल या इंग्लिश में इसको वर्क फोर्स। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कार्य प्राप्त हो चुका है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कार्य प्राप्त हो चुका है। डिफरेंस समझ में आया? श्रम शक्ति का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक हैं, और कार्य बल का मतलब है, वर्क फोर्स का मतलब है जो कार्य कर रहे हैं। हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? श्रम शक्ति। कार्य करने के इच्छुक हैं, अभी काम मिला नहीं है। ठीक, और जब कार्य मिल जाएगा, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तब वर्क फोर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसी को लेकर के बेरोजगारी का या बेरोजगार का देश में कितनी बेरोजगारी है, इसका एक फॉर्मूला दिया जाता है। इसके फॉर्मूले में बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, श्रम शक्ति, कार्य के इच्छुक करने, कार्य की इच्छा रखने वाले तो ज्यादा लोग हैं, माइनस कार्य बल। कार्य करने की इच्छा रखने वाले कितने हैं और उनमें से कितने लोग को कार्य मिला है, इसको अगर घटा देंगे तो ये किसका फॉर्मूला निकल जाएगा? आपका देश में बेरोजगारी का। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, बेरोजगारी बराबर अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू श्रम शक्ति या लेबर फोर्स माइनस कार्यबल या वर्क फोर्स। बेरोजगारी बराबर श्रम शक्ति ऋण कार्यबल
अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। ठीक, बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको इस अनएम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन में याद रखनी है। अब सीधे आ जाइएगा कि भारत में बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में बेरोजगारी के प्रकार। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से प्रकार में से सुनने को देखने को मिलेंगे। एग्जाम में क्या करेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये किस टाइप की बेरोजगारी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो एक एक को डेफिनेशन और उसके टाइप में किस तरीके की विशेष चीजें इसको देखते चलेंगे। भारत में बेरोजगारी के प्रकार, सबसे पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में आपने कुछ सुना है या पता है आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? थोड़ा सा तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी बेरोजगार बनते जा रहे हैं। पॉवर्टी का साइकिल याद आ रहा है क्या? देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में एक शब्द छुपा हुआ है संरचना, ठीक है, या स्ट्रक्चर। जब कोई भी बिजनेस या कोई भी कह सकते हैं कि फैक्ट्री पुराने समय से नए समय की तरफ आगे बढ़ती है, वहां पे आपके साइंटिफिक मेथड या टूल्स में चेंजेस होने लगते हैं या उनके ओवरऑल जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें चेंजेस होने लगते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उस चेंजेस के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते, वो काम से बाहर होते चले जाते हैं। और इसी प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बिल्कुल सिंपल सा एक आम आदमी की भाषा में अगर आपको कहना हो तो आप इसको कहेंगे ओल्ड स्किल्स वर्सेस न्यू स्किल्स। जैसे एक समय पे आपको पता है कि रील वाले कैसेट आते थे गाने सुनने के लिए, ठीक है, रील वाले जो कैसेट आते थे, उसके बाद में ज़माना आया सीडी का, डीवीडी का, और इसके बाद में पेन ड्राइव और आजकल मेमोरी कार्ड का टाइम आ गया है। जो लोग, जो बिजनेसेस उस टाइम पे रील वाले कैसेट्स बनाते थे, वो लोग ने अगर समय के साथ अपने बिजनेस को स्विच नहीं किया होगा डीवीडी, वीसीडी या सीडी में, और बाद में अपने आप को शिफ्ट नहीं किया होगा पेन ड्राइव या दूसरे चिप्स वाले सेमीकंडक्टर बेस्ड चीज़ें बनाने में, वो व्यक्ति या उनके फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग कैसे होते चले गए होंगे? बेरोजगार होते चले गए होंगे। क्योंकि आज के टाइम में रील वाले कैसेट कोई नहीं सुनता, सीडी डीवीडी वाला टाइम भी चला गया, ठीक है। अब इस बिजनेस में या इस फैक्ट्री में जो जिस टाइप का बिजनेस अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, इसी को हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। इसमें लिखिएगा तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कोई और ऐसा एग्जाम्पल दे पाएंगे जिसमें ओल्ड स्किल्स और न्यू स्किल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है? मतलब जो पुराने ढंग से काम करते रहे होंगे बेरोजगार हो गए, नए ढंग से काम करने वाले भी काम कर पा रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल जो आप सोच पा रहे हैं? ऐसी कौन सी और चीजें हो सकती है जहां पे ओल्ड मेथड से काम होता था, वो लोग अब न्यू स्किल्स या न्यू मेथड से काम नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, वो तो बहुत न्यू स्किल्स के आगे की भी बियॉन्ड की चीज़ें हैं। और
हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। मतलब एक ऐसा मेथड जिसने कि बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। एक टाइम पे खेतों में बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, और जैसे ही हार्वेस्टर या थ्रेसर आने शुरू हुए, पब्लिक की मतलब लोगों की वर्कफोर्स की डिमांड कम होने लगी, और इस वजह से बहुत सारे खेती मतलब मजदूर थे वो बेरोजगार होते चले गए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो आप चाहें तो इसके साथ में एक एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। इसी पहले तो यही चीज़ नोट कर लीजिएगा, ओल्ड स्किल्स वर्सेस न्यू स्किल्स। ये एक लाइन पढ़ने से आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ में आ जाएगा। पुराने कौशल वर्सेस नए कौशल, इनके वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पुराना वाला ब्लैक बोर्ड था, अब ये नया वाला हाँ, आ गया, तो जो नया वाला जिसमें स्विच नहीं किया होगा, नया बोर्ड बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं, उसकी वजह से उनका मार्केट कम हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। और कृषि में थ्रेसर एवं हार्वेस्टर का प्रयोग, ठीक इस तरीके से यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एक्सप्लेन करने में या याद रखने में आसानी हो। ठीक, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स में सेकंड टाइप नोट कीजिएगा, मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी, मौसम से संबंधित है, मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये किस टाइप का बेरोजगारी हो सकता है? हाँ, इनका जो काम है वो मौसम पर डिपेंड कर रहा है, इसको नोट कीजिएगा। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को वर्ष भर कार्य प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को वर्ष भर कार्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष मौसम में ही कार्य प्राप्त होता है। बल्कि कुछ विशेष मौसम में ही कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोजगारी। एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्रीकल्चर। अगर हमारे यहाँ सपोज इरिगेशन या सिंचाई की फैसिलिटी अगर ठीक से डेवलप ना हो तो एग्रीकल्चर भारत में केवल किस पे डिपेंड करेगा? मानसून पे। ठीक है, मतलब बारिश के मौसम में यहाँ खेती होगी, उसके बाद में सारे किसान खाली हो जाएंगे। इसका कुछ और एग्जाम्पल दे पाएंगे? हाँ, चीनी उद्योग। ऐसा मौसम जहाँ पे जिस समय गन्ने की फसल कटाई हुई है उस समय वहाँ पर उद्योग काम धंधा रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे काम ठंडा पड़ जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा होता नहीं है क्योंकि साल भर यहाँ पे गन्ने की फसल उगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इरिगेशन या पानी की फैसिलिटी सब जगह डेवलप हो चुकी है। कुछ और एग्जाम्पल इसके जहाँ पे साल के कुछ हिस्सों में लोगों को काम मिलता होगा। हाँ, वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो कि आप आज के टाइम में साल भर डिमांड में रहती है। पटाखों का क्या है? दिवाली के टाइम में उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, पर साल के बाकी समय में भी पटाखों की सप्लाई धीरे धीरे या कम मात्रा में करते रहते हैं। हर एक इतने सारे हमारे यहाँ इतने सारे त्यौहार हैं कि हर एक त्यौहार में मतलब सेलिब्रेशन के लिए लोग पटाखे खरीदेंगे ही। इतनी सारी शादियाँ हैं, बर्थडे है, छठी है, कुछ भी है, सबके लिए पटाखे फोड़ने हैं। ठीक है, तो हालांकि डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, दिवाली के टाइम में पीक टाइम रहेगा उनका। ठीक, उसके अलावा गर्म कपड़ों का जो मार्केट है
ठीक है, रजाई हो गया, कंबल हो गया, इसको बनाने वाले साल के कुछ हिस्से में कुछ टाइम पे 3 महीने 4 महीने के लिए कपड़ा बेचेंगे, उसके बाद में वो भी खाली हो जाएंगे। इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं आपके सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, अदृश्य तीसरा या नेक्स्ट टाइप है अदृश्य बेरोजगारी, या इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, या इसी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, ये तीनों एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं। इसमें क्या है, बेरोजगार कहीं छिपा रहता है, दिखाता नहीं है कि वो बेरोजगार है करके, इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, DISGUISED। बताइएगा छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है? सर इनको मतलब इनकी जरूरत नहीं होती है, फिर भी इन लोग काम करते हैं। जैसे खेत में 5 लोगों की जरूरत है, हाँ, 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उन 5 लोगों को वर्कफोर्स में न भी रखा जाए तो भी वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ऐसी बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं और इसमें से कुछ लोगों को कार्य से हटा दिया जाए तो भी कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। कार्य से हटा दिया जाए तो भी कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि कृषि में आवश्यकता से अधिक मजदूर, कृषि में आवश्यकता से अधिक मजदूर, हालांकि ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है कभी आप ऑन पेपर लिख नहीं सकते हैं, पर मनरेगा भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। मनरेगा में बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि उनका टारगेट पूरा हो सके, काम करने का या जॉब देने का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। अदरवाइज मनरेगा में इतना सारा काम होता नहीं है कि इसमें मतलब जितने लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं सबको ठीक से काम करने का मौका मिल सके। इसमें अच्छा, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ खेती का काम हो रहा है, खेती के लिए मान लीजिए 1 क्विंटल मान लीजिए गेहूं उगाना है, मतलब उस खेत की कैपेसिटी कितनी है? 10 क्विंटल गेहूं जो है वो 1 एकड़ में उग सकता है। मान लीजिए गेहूं जो है वो 10 क्विंटल 1 एकड़ में उग सकता है प्रति एकड़, और इस 1 एकड़ में काम करने के लिए मान लीजिए हमको 20 मजदूर की ज़रूरत होती है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसे ही कुछ नंबर एज्यूम कर लीजिए। गेहूं 10 क्विंटल उगता है 1 एकड़ में, और इस 1 एकड़ में टोटल 20 मजदूर अगर काम करें उस सीजन में या 3-4 महीने के दौरान अगर 20 मजदूर काम करें तो इतना प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि उस जगह पर काम करने के लिए, काम मांगने के लिए उस खेत के मालिक के पास और लोग आ गए। अब उस खेत के मालिक ने यहाँ पे 25 मजदूर रख लिए। 25 मजदूर इन्होंने अगर रख लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये 10 क्विंटल से बढ़ के 11 क्विंटल हो जाएगा, 12 क्विंटल हो जाएगा, ठीक है।
अब ये बचे हुए जो एक्स्ट्रा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब 5 लोग जो एक्स्ट्रा यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका कुछ भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो काम 20 लोग करते थे वही काम 25 लोग कर रहे हैं। अगर इनमें से 5 लोगों को हटा भी दिया जाए तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब 10 क्विंटल की जगह ऐसा नहीं है कि 9 क्विंटल हो जाएगा। प्रोडक्शन मैक्सिमम 10 क्विंटल हो सकता था। अगर 20 में से मान लीजिए मैं केवल 15 मजदूरों को यहाँ पर काम पे रखता हूँ, ठीक है, तब हो सकता है कि 10 क्विंटल की जगह थोड़ा सा कम हो जाए प्रोडक्शन, 8 क्विंटल हो जाए, 7 क्विंटल हो जाए। लेकिन जब तक 20 मजदूर काम करेंगे इतना प्रोडक्शन मिल सकता है। इससे ज़्यादा भी रखेंगे तब भी 10 से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस खेत की भी कुछ लिमिट है। ठीक, अब ये जितने भी एक्स्ट्रा मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 20 की जगह 5 जो एक्स्ट्रा मजदूर काम कर रहे हैं, इनका क्योंकि वर्क में कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनके होने से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्ति जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इसी को ही कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं पर इनको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बेरोजगार के तौर पर, क्योंकि इनका काम में कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब उत्पादन में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, पैसा मिलता है, वो पैसा जो है वो मालिक की जेब से जा रहा है। लेकिन जब तक काम जब कोई हो रहा है उसमें कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ना हो, तब तक उनको बेरोजगार के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये बेरोजगारी का सिर्फ एक टाइप है, ये बताने के लिए कि आप इन 5 लोगों को जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं इनको निकाल भी सकते हैं, उससे कुछ नकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा आपके उत्पादन में। ठीक है, आपका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और पैसा मिल रहा है तो वो बेरोजगार कैसे हो सकता है। ठीक, इकोनॉमी या कई ऐसे टेक्निकल विषय हैं जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है और एक्चुअल में निकलता कुछ और है। ये वैसी चीज़ है, ये जो काम कर रहे हैं लोग एक्चुअल में इनको बेरोजगार की श्रेणी में होना था, मतलब इनके होने से खेत में काम करने से कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ सकारात्मक बदलाव नहीं हो रहा है हमारे इस उत्पादन में, लेकिन क्योंकि इनको काम पर रखा गया इसलिए पेमेंट तो किया जाएगा। ठीक है, फ्री में तो काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन ये कैसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके होने से कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे मजदूरों को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी वाले मजदूर। ठीक, नेक्स्ट टाइप लिखिएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिखा आपने खेती में और मनरेगा वाला जो स्कीम है। नेक्स्ट, है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या खुली बेरोजगारी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट खुली बेरोजगारी। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हम अपने आसपास देखते हैं, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है परंतु उसे रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है परंतु उसे रोजगार नहीं मिल पाता। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या खुली बेरोजगारी। ये सबसे सामान्य प्रकार है। जनरली जो बेरोजगारी का डेफिनेशन है वही खुली बेरोजगारी का भी डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें भी कौन लोग आएंगे, 15 से लेकर के कितने एज तक के, 59 एज ग्रुप का इसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन, घर्षण वाला, घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल या घर्षणात्मक, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये किस टाइप की बेरोजगारी है? तो खुली बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है? वो भी है, बट उसमें हम मतलब अपना एफर्ट नहीं लगाते कि हमें कुछ मिले। अच्छा, ठीक, और ठीक है, तुक्का लगाएं। घर्षणात्मक बेरोजगारी कैसे हो सकती है? लोग बस हाथ घिसते बैठे हैं, ऐसा कुछ मिल जाए। घर्षणात्मक बेरोजगारी में लिखिएगा। अच्छा, इसको पहले समझ लीजिएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी होती क्या है। जनरली हम क्या करते हैं,
कोई भी व्यक्ति जब काम कर रहा है किसी जगह पर तो वो चाहता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह स्विच करे ताकि उसको इंक्रीमेंट मिल सके, उसकी सैलरी या पोजीशन जो है वो बढ़ सके। ठीक है, अब इस स्विच करने के दौरान, एक काम से दूसरे काम में बदलाव के दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब उसको कुछ समय के लिए आपको कोई काम नहीं मिलता है, कुछ समय के लिए वो बेरोजगार हो भी सकता है, या फिर इस स्विच करने के दौरान एक कंपनी से अगर उसको ऑफर आ चुका है और दूसरी कंपनी में उसने तुरंत ज्वाइन कर लिया है, ऐसी कंडीशन को हम बेरोजगारी कंडीशन में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर वो कुछ समय के लिए यहाँ पे बेरोजगार रह जाता है, ऐसे जो बीच का ड्यूरेशन है, दो काम को बीच का जो ड्यूरेशन है, इसी को हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, एक काम से दूसरे काम में स्विच करने के दौरान जितने समय के लिए कोई व्यक्ति खाली रह गया है, इसी को हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। जब कोई व्यक्ति एक कार्य छोड़कर दूसरे कार्य में जाता है, एक कार्य छोड़कर दूसरे कार्य में जाता है, तो दोनों के बीच की अवधि में उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दोनों के बीच में उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? वेतन या पद में वृद्धि के लिए कार्य में बदलाव। कोई व्यक्ति स्विच कर रहा है एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर। या इसका एक और एग्जाम्पल है जो ज़्यादा सूटेबल एग्जाम्पल है इस घर्षणात्मक बेरोजगारी के लिए, वो है किसी फैक्ट्री का बंद हो जाना। किसी फैक्ट्री का बंद हो जाना। ठीक है, कोई फैक्ट्री है, काम करना बंद कर चुकी है। ऐसी कंडीशन में वहाँ पे जितने व्यक्ति हैं, जितने लेबर वहाँ काम कर रहे थे, वो किसी दूसरी जगह पे काम खोजेंगे और इस काम खोजने या काम मिलने के दौरान जितने समय के लिए बेरोजगार रहेंगे, इसी को हम कह रहे हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। किसी फैक्ट्री का बंद हो जाना, किसी फैक्ट्री के बंद होने से वहाँ के लेबर्स को जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा, इसी को हम कह रहे हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट कैटेगरी है बेरोजगारी का शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगारी, इसको तो बता सकते हैं, हम ही लोग हैं। ठीक है, लिखिएगा इसमें उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति, उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिलने की स्थिति को, उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिलने की स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिलने की स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं।
ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्यून पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, कलेक्ट्रेट में अगर वैकेंसी आए तो प्यून पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई करता है इसमें? हालांकि प्यून के लिए क्वालिफिकेशन कितनी मांगते हैं? मेरे ख्याल से 10th पास मांगते हैं। इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ग्रेजुएट तो करते ही हैं, पीजी वाले भी करते हैं और कई बार पीएचडी वाले भी कर रहे हैं प्यून पोस्ट के लिए। मतलब हो सकता है कि वहाँ पे जो ऑफिसर काम कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन उस प्यून से कम हो। ठीक, यहाँ पे ठीक है, इंजीनियर इसमें सबसे ज़्यादा आ जाएंगे फिर। ठीक, शिक्षित बेरोजगारी मतलब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर काम ना मिले, इसको हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके शब्द से क्या समझ में आ रहा है? हाँ, जो खुद बेरोजगार रहना चाहता है। ठीक है, पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, बच्चा पढ़ा लिखा भी है, योग्य भी है, काम दिलवा भी सकते हैं, काम उसको मिल भी जाएगा, पर खुद काम करना नहीं चाहता। ठीक है, जिसकी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी? 4 बज गए लेकिन पार्टी ही बाकी है, उसको पार्टी करने का ही मन करता है हमेशा। इसको हम कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, इसमें लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्यता रखता है और प्रचलित मूल्य पर उसे कार्य उपलब्ध भी हो। प्रचलित मूल्य मतलब उसके काम के लिए जो मार्केट प्राइस फिक्स किया गया है उतना उसको प्राइस मिल रहा है। जब प्रचलित मूल्य पर उसे कार्य उपलब्ध भी हो, जब कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्यता रखता है और प्रचलित मूल्य पर उसे कार्य उपलब्ध भी हो, लेकिन व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता, ऐसी स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए था? एक तो योग्यता होना चाहिए, योग्यता है इसके पास, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, यही चीज़ नहीं है उसके पास, काम करने की इच्छा नहीं है। योग्यता है, कार्य उपलब्ध भी है, एक और चीज़ होनी चाहिए थी, कार्य की उपलब्धता। कार्य की योग्यता है व्यक्ति के पास, कार्य की उपलब्धता भी है मार्केट में, लेकिन कार्य करने की इच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, या ऐसी स्थिति को कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये किस प्रकार का बेरोजगारी है? अच्छा, मम्मी पापा बेरोजगार हैं, फिर उनका बच्चा बेरोजगार है, फिर उसके बच्चे बेरोजगार रहेंगे। इनको लड़की कौन दे रहा है? शादी कैसे कर रहे हैं इन लोग? बच्चे कहाँ से आ रहे हैं इनके यहाँ? मतलब हाँ ठीक है, ऐसे लोग हो भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसी घुमंतु जनजातियाँ होती हैं जिनके यहाँ कोई काम नहीं है पर वंश तो आगे बढ़ रहा है उनका भी। ठीक, ये चक्रीय बेरोजगारी है क्या?
चक्रीय बेरोजगारी का मतलब है साल के कुछ समय, मतलब कुछ ऐसे काम हैं जहां पर पीक सीजन में इनके पास खूब काम रहता है, फिर काम कम हो जाता है, फिर काम रहता है, फिर काम नहीं रहता। इस प्रकार की स्थिति को कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। हाँ, उसको देखिएगा, इसका डेफिनेशन नोट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नोट करेंगे इसको। मंदी की स्थिति के बाद उद्योग धंधों के मंदी की स्थिति के बाद उद्योग धंधों के बंद होने और पुनः प्रारंभ होने के दौरान, मंदी की स्थिति में उद्योग धंधों के बंद होने और पुनः प्रारंभ होने के दौरान उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस मतलब अलग क्या है मौसमी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी में। मौसमी बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें कि हर वर्ष यही स्थिति रहेगी। हर वर्ष साल के 4 माह या 8 माह इनके पास काम रहेगा, बाकी के समय खाली रहेंगे। ठीक है, रबी खरीफ अगर उगा रहे हैं किसान तो रबी और खरीफ के सीजन में एम्प्लॉयमेंट रहेगा, उनके पास कार्य रहेगा, और कुछ महीने जो है काम नहीं रहेगा। ये जो सिचुएशन है ये हर वर्ष इनको देखने की मिलेगी। ठीक है, ये जो सिचुएशन इनको हर वर्ष फेस करनी पड़ेगी। लेकिन चक्रीय बेरोजगारी में कुछ खास समय बता दिया गया है, जैसे कि मंदी के समय। अब ये हर साल आने वाला फिनोमेना नहीं है, हर साल होने वाली दुर्घटना नहीं है, या फिर एक समय अंतराल, फिक्स समय अंतराल के बाद होने वाली दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है जहां पे मंदी अगर आती है, जैसे कि मान लीजिए 2008 के समय या 2016 के समय जब नोटबंदी हुई थी, या फिर कोविड के समय, कोरोना के समय। अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, कभी भी इनका ना तो समय फिक्स था कि हर 2 साल 4 साल बाद होना है, ना तो इनको किस तरीके से डील करना है ये पता था। ऐसी जो सिचुएशन है, इस समय पे क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो जाती है, बहुत सारी कंपनी या बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ पे बंद हो जाती है। लेकिन वो परमानेंट बंद नहीं होती, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी फिर से काम करना शुरू करेगी। जैसे कोविड के टाइम में फर्स्ट वेव जैसे ही खत्म होने वाली थी, कुछ उद्योग ने काम करना शुरू किया, सेकंड वेव आ गया, फिर से उसको बंद करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद में कोरोना के साथ इन्होंने काम करना सीख लिया और उसके बाद में वापस बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। मान लीजिए थर्ड वेव ज़्यादा इंटेंस होता, ज़्यादा इसका प्रभाव ज़्यादा रहता, तो फिर बंद करने की जरूरत पड़ती, फिर से इसको चालू किया जाता। ऐसी स्थिति जहां पे कोई उद्योग धंधा परमानेंट बंद नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें एक साइकिल चल रहा है, बंद होना है फिर प्रारंभ होना है। अब यहां पर जो एम्प्लॉइज हैं इनको परमानेंट बाहर नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्या कर रहे हैं, इनके वेतन को कटौती कर रहे हैं, वेतन में कटौती की जा रही है। अब कोई व्यक्ति जब तक उसको वेतन ना मिले तब तक अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब, किसी व्यक्ति को अगर उसकी मंथली सैलरी नहीं मिल पा रही है तो उसको एम्प्लॉयड कहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो काम में लगा हुआ है पर उसको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, और ये सिचुएशन उसको कुछ समय के लिए बार बार फेस करनी पड़ रही है, मतलब कुछ समय जब पीक सीजन है या फिर डिमांड ज़्यादा है तब तो काम मिल रहा है उसको, या फिर जब डिमांड नहीं है काम नहीं मिल रहा है, फिर से डिमांड ज़्यादा है काम मिल रहा है, फिर डिमांड नहीं है काम नहीं मिल रहा है। इसी में एक और एग्जाम्पल आप जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, पटाखों की फैक्ट्री, यहाँ भी कैसी सिचुएशन है, चक्रीय बेरोजगारी वाली स्थिति है। जब पटाखों की डिमांड ज़्यादा होती है तो साल के कुछ समय के लिए जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो बहुत सारे वर्कर्स हायर करेगी, मतलब पीक सीजन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में जब उनके यहाँ डिमांड कम है, उनको सप्लाई कम करना है, अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ घटा देंगे, कम कर देंगे। अगले साल फिर से क्या होगा, डिमांड ज़्यादा रहेगी, या जिस समय पर डिमांड ज़्यादा है फिर से एम्प्लॉयज़ बढ़ा लेंगे। इस तरीके से जितने लोगों को ये अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है, उस स्थिति को हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पटाखों की फैक्ट्री हो गई, या फिर गर्म कपड़े। ये जो है
आपके चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाते हैं। साल के कुछ समय जब डिमांड ज़्यादा होगी इनको रखा जाएगा, फिर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं के पास कौशल है। अगले साल फिर से इन्हीं को हायर करेंगे, फिर से निकाल देंगे जब जरूरत नहीं होगी। ठीक, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चलिए, ये कुछ कैटेगरीज थे, टाइप्स थे अनएम्प्लॉयमेंट के। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, भारत में बेरोजगारी का मापन। अच्छा, इसमें से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, तो जितने पॉइंट्स को पूछा गया है उसको आप हेडिंग हाईलाइट कर सकते हैं या फिर टिक मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया है चक्रीय बेरोजगारी को, व्यापम पीएससी में पूछे गए हैं, इनमें से चक्रीय बेरोजगारी पूछा जा चुका है, मौसमी बेरोजगारी पूछा जा चुका है, और प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी को पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया है कि भारत में कृषि में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी है, मौसमी आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी भी है, और साथ ही मौसमी बेरोजगारी भी है। कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो कि एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे कि आपका कृषि जो है वो मौसमी बेरोजगारी के अंदर भी आ जाएगा, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर भी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, भारत में बेरोजगारी का मापन। भारत में बेरोजगारी का मापन। इसमें सबसे पहले एक पॉइंट लिखिएगा, 1973 में भगवती समिति ने 1973 में भगवती समिति ने बेरोजगारी मापन की तीन विधियां प्रस्तुत की। 1973 में भगवती समिति ने बेरोजगारी मापन की तीन विधियां प्रस्तुत की। इसमें में सबसे पहला नोट करेंगे, सबसे पहली विधि इन्होंने जो बताई थी, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी। इसमें इसको नोट कीजिएगा, सामान्य स्थिति बेरोजगारी क्या है, इसी में आगे नोट कीजिएगा, यदि व्यक्ति को वर्ष में कम से कम यदि व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 183 दिन 183 डेज, वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य प्राप्त नहीं होता। यदि व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति को या इसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट, सेकंड बेरोजगारी मापन की सेकंड कंडीशन या सेकंड विधि, इसमें लिखिएगा चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी।
चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, ये कौन सा वाला चालू है? 3 टाइप के चालू पढ़ते हैं। एक तो है स्टार्ट, चालू कर दिया, बंद कर दिया। फिर चालू का मतलब एक और होता है, हाँ इंग्लिश में कन्निंग बोलते हैं, तो चालू होते हैं। हाँ, एक चतुर वाला भी चालू होता है, और वर्तमान वाला भी चालू होता है। चालू वर्ष वित्त मतलब इस वर्ष को हम कहते हैं जनरली चालू वर्ष या वित्तीय वर्ष, मतलब प्रेजेंट। ठीक, तो ये कौन सा स्थिति को दर्शा रहा है? ये वर्तमान वाली चीज़ को दर्शा रहा है, ना तो चतुर को दर्शा रहा है, ना स्टार्टिंग को दर्शा रहा है। चालू साप्ताहिक स्थिति मतलब वर्तमान में जो समय चल रहा है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। यदि सर्वे अवधि मतलब जिस समय ये बेरोजगारी को कैलकुलेट किया जा रहा है उस समय को कहा जा रहा है सर्वे अवधि। यदि सर्वे अवधि के पहले 7 दिनों में, यदि सर्वे अवधि के पहले 7 दिनों में किसी भी दिन कम से कम 1 घंटा कार्य प्राप्त न हुआ हो, कम से कम 1 घंटा कार्य प्राप्त न हुआ हो, इसे चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। इसे चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। कितने दिनों में कैलकुलेशन हो रहा है? 7 दिनों की अवधि के लिए। कितना समय मिनिमम यहाँ पे काम मिलना चाहिए था? 1 घंटा। 1 सप्ताह में इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब 1 सप्ताह का टेन्योर लिया जा रहा है। एक स्केल के अंदर ये 1 सप्ताह का यूनिट फिक्स किया गया है। इस यूनिट के अंदर मतलब 1 सप्ताह के अंदर किसी व्यक्ति को अगर 1 घंटे का भी काम नहीं मिला है, ऐसी स्थिति को कहा जा रहा है चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, 3rd कैटेगरी लिखिएगा या 3rd टाइप लिखिएगा। इसमें मापन की 3री विधि है चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी। हाँ, तीसरा नोट कीजिएगा, उसके बाद तीनों को डिफरेंशिएट करके देखेंगे। आ जाते हैं वैसे। चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी, इसके अंतर्गत पिछले 7 दिनों में व्यक्ति को प्रतिदिन 4 घंटे से कम कार्य मिले, प्रतिदिन 4 घंटे से कम कार्य मिले, ऐसी स्थिति को चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति को चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, अब इन तीनों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा या मुझे डिफरेंस बताते चलिएगा। सबसे पहला कौन सा था?
सबसे पहला था सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दूसरा चालू साप्ताहिक और तीसरा चालू दैनिक। सामान्य स्थिति में कितने टाइम फ्रेम को एक स्केल बनाया गया है, एक यूनिट बनाया गया है? 183 डेज, कम से कम 183 दिन का जो स्केल है इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। 183 दिन, अगर किसी वर्ष में, एक वर्ष में कम से कम किसी को 183 दिन का रोजगार नहीं मिल पाता है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर वर्ष के 6 माह काम करता है, 6 माह बेरोजगार रहता है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सामान्य बेरोजगारी, ठीक है। या 6 महीने से कम उसको अगर रोजगार मिलता है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सामान्य बेरोजगारी। किसी को अगर 184 डेज का रोजगार मिल रहा होगा तो फिर वो नॉर्मल रोजगार वाले कंडीशन में आएगा, उसको रोजगार वाले कंडीशन में रखेंगे, इसको बेरोजगार नहीं मानेंगे सामान्य स्थिति के अंदर, ठीक है। उसके बाद में साप्ताहिक बेरोजगारी में क्या बताया गया है? जिस सप्ताह में, जिस टाइम फ्रेम में, एक सप्ताह के यूनिट में, जिस समय एक सप्ताह के समय को सर्वे किया जा रहा है, ठीक है, उस सर्वे के दौरान अगर उस एक सप्ताह में किसी व्यक्ति को कितना समय कार्य न मिले, 1 घंटा, मतलब एक सप्ताह के अंदर मान लीजिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का प्रावधान है। वर्तमान समय में वर्तमान सरकार के द्वारा कितना समय रखा गया है कि एक व्यक्ति से दिन में कम से कम या अधिकतम 8 घंटे का काम लिया जाएगा, ठीक है, ये सरकारी प्रावधान है। इस 8 घंटे के दौरान प्रतिदिन अगर व्यक्ति को, या हफ्ते में 8 घंटे, 8 छिके 48, 8 सत्ते 56, ठीक है, 56 घंटे एक व्यक्ति को एक सप्ताह में कार्य मिलना चाहिए था, लेकिन उसको अगर 1 घंटे का कार्य न मिले, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक बेरोजगारी, ठीक है। ये 7 दिन के समय में अगर किसी व्यक्ति को उस पूरे हफ्ते में 1 घंटे का कार्य भी नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? साप्ताहिक बेरोजगार, चालू साप्ताहिक बेरोजगार। यदि इसे 2 घंटे का काम मिल गया तो ये इस कैटेगरी से बाहर चला जाएगा, ठीक है, साप्ताहिक बेरोजगारी के अंदर नहीं आएगा। मान लीजिए इसको 30 मिनट काम मिला है, एक हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट का काम मिला है तो साप्ताहिक बेरोजगार कहा जाएगा। 59 मिनट काम मिला है तो भी इसको साप्ताहिक बेरोजगार कहा जाएगा। 1 घंटे काम मिला है तो भी इसको साप्ताहिक बेरोजगार कहा जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा इसको काम मिलता है तो इस कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। उसके बाद दैनिक स्थिति में क्या बताया गया है? प्रतिदिन कितना? 1 घंटा, 4 घंटा। किसी व्यक्ति को अगर प्रतिदिन 4 घंटे का कार्य न मिले, यूनिट क्या लिया है? यही 7 दिन। 7 दिन की अवधि में अगर उसको प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे का कार्य न मिल रहा हो, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस हो गया? यहाँ पर समय का स्केल कितना लिया गया था? 1 वर्ष लिया गया था। यहाँ पर 7 दिन, यहाँ पर भी 7 दिन का एक पूरा टाइम फ्रेम लिया गया था। यहाँ पर मिनिमम कितना रोजगार मिलना चाहिए था? 183 डेज का। यहाँ पर एक सप्ताह में कम से कम उसको 1 घंटे का, यहाँ पर 1 दिन में कम से कम 4 घंटे का, ठीक है। जो 2 बेसिक डिफरेंस है इसको याद रखिएगा। स्केल क्या लिया गया था और मिनिमम रोजगार का समय कितना था। स्केल क्या है? यहाँ पर 1 वर्ष, यहाँ पे 7 दिन, यहाँ पे 7 दिन। यहाँ पे मिनिमम कितना काम मिलना चाहिए था? 183 दिन। यहाँ पे सप्ताह में 1 घंटा, यहाँ पर प्रतिदिन 4 घंटे, ठीक है। हाँ, एक ऐसी संस्था है भारत में जो कि ये चेक करना चाहती है पहले कि रोजगार मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद पैसों पे बात करेंगे कि व्यक्ति को कार्य करने के दौरान डेली कितने वेजेस मिल पा रहे हैं, कितना उनको मतलब पैसा मिल पा रहा है। उसके लिए अलग से रूल्स है प्रॉपर कि कोई व्यक्ति अगर दिन में काम कर रहा है, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काम पे रखा है, फैक्ट्री है जिसने काम पे रखा है मजदूरों को, तो मिनिमम वेजेस एक्ट करके एक प्रावधान है, उसके अंदर बताया गया है कि किस व्यक्ति को कितना मिनिमम वेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस की चिंता नहीं है, वेजेस जो है वो कानूनी प्रावधान के अंदर दे दिए जाएंगे, लेकिन पहले व्यक्ति को काम तो मिले। और इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई स्केल तो हमारे पास कि कोई व्यक्ति कितना बेरोजगार है, ये चेक करने के लिए सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए, ताकि उसके हिसाब से वो प्रोग्राम्स या स्कीम्स बना सके, ठीक है। वो स्कीम बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ये जो भगवती समिति है उन्होंने ये बताया कि किसी व्यक्ति को हम कितना बेरोजगार मान सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर डेली काम नहीं मिल पा रहा है तो दैनिक बेरोजगार हो जाएगा। सप्ताह में कुछ समय के लिए काम नहीं मिल पा रहा है तो वीकली अनएम्प्लॉयड है। हो सकता है एक सप्ताह उसको काम मिलता है, दूसरे सप्ताह नहीं मिलता है, उनके लिए अलग टाइप की स्कीम बनानी पड़ेगी। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि साल के 6 महीने काम कर पाता है, 6 महीने काम नहीं मिलता उसको, उनके लिए अलग प्रोसेस यूज होगा, अलग मेथड से अलग स्कीम बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारा काम है, जो सारा खेल है, वो अलग अलग टारगेट ग्रुप्स के लिए अलग अलग टाइप की स्कीम्स बनाने के लिए है, ठीक है। सबके लिए
एक साइज का जूता सबके लिए तो फिट नहीं आएगा, ठीक है, सबके लिए अलग अलग टाइप के शूज बनाने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के जो बेरोजगार हैं उनको अलग अलग टाइप से ट्रीट करने के लिए ये स्केल बताया गया है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, किसको किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। चलिए इसमें कुछ और पॉइंट्स है, इसको नोट करेंगे। इसी के बाद इसी में ही जो बेरोजगारी का मापन है, इसी में ही नोट करके कुछ फैक्ट्स हैं, इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट है, इसमें नोट करेंगे, देश में रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए, देश में रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए अर्जुन सेन गुप्ता, इसको एक ही में लिखिएगा, सेन गुप्ता, अर्जुन सेन गुप्ता समिति का गठन किया गया। देश में रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए अर्जुन सेन गुप्ता समिति का गठन किया गया। सेकंड पॉइंट है, बेरोजगारी संबंधी आंकड़े NSSO, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े NSSO के द्वारा जारी किए जाते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस एज ग्रुप में है? 20 से 29 वर्ष। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग में है। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन से एज ग्रुप में है? 20 से 29 वर्ष। 20 तक तो आदमी ग्रेजुएट होता है, उसके बाद PSC की तैयारी शुरू करता है, और फिर सरकारी दो सरकार जब तक बदल ना जाए तब तक उसका आँख नहीं खुलता, ठीक। तो कम से कम 5 साल 7 साल समय लग गया इसको। 29 साल में इसको पता चला कि सरकार तो धोखा कर रही है, फिर बेचारा कोई समोसे का ठेला खोल लेता है, ठीक है। 29-30 साल आते आते समझ में आ जाता है। सर मतलब मेन रियलिटी ज़्यादातर युवा लोग पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं इस समय, और इसलिए ज़्यादातर ऐसा होता है। भारत में ज़्यादातर इसका रीज़न यही है कि इस टाइम पे या तो 20 साल तक 21 साल तक तो बच्चा ग्रेजुएट हो ही जाता है। उसके बाद इसके 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है हायर स्टडीज़, पर इसकी संख्या बहुत कम है। हायर स्टडीज़ में जाने वाले बहुत कम हैं और उनके पास अपने बैकअप प्लान्स होते हैं, या फिर इच्छा अनुसार जो जिस टाइप का जॉब चाहते हैं उस टाइप का इच्छा अनुसार जॉब नहीं मिल पाता है, या फिर सरकारी सेवाओं की तैयारी। दस लाख तो कम से कम आपको दिल्ली में ही मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के आसपास मिल जाएंगे, जो केवल UPSC के लिए बैठे हुए हैं।
वो सारे के सारे डॉक्टर, इंजीनियर या मतलब अच्छे खासे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम करने जाएगा, उनको काम मिल जाएगा, ऐसे लोग बैठे हुए हैं पर काम नहीं कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनका एज बीतता है वो जनरली इसी एज ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, 20 से 29, 30 साल तक, और उसके बाद फिर भविष्य में दूसरे ऑप्शन तलाशना शुरू करते हैं। ठीक, तो भारत में जनरली बेरोजगारी के यही 2-4 रीज़न हैं। अगर काम करना चाहे व्यक्ति तो उनको काम मिल सकता है। ठीक है, भारत में आंकड़े जारी करने का काम कौन करता है? NSSO। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन से एज ग्रुप में है? 20 से 29 वर्ष। नेक्स्ट लिखिएगा, दो 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2021 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी, हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी और सिक्किम में सबसे कम बेरोजगारी है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी और सिक्किम में सबसे कम बेरोजगारी है। सिक्किम में सबसे कम बेरोजगारी है। नहीं, हमेशा ये चीज़ें मतलब जब आप कहीं पे ये मतलब ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी कम है, ज़्यादा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। वहाँ पे जब ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सबके पास जॉब है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन के रेशो में वहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है और ज़्यादातर पॉपुलेशन क्योंकि एग्रीकल्चर में है, अगर उनको वहाँ एग्रीकल्चर में काम नहीं मिल रहा है तो फैमिली चलाने के लिए आसपास के स्टेट्स में माइग्रेट कर जाते हैं, अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग बहुत कम रहते हैं। वहाँ पे जनरली 15 से कम एज के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड रहेंगे या फिर 60 साल के ऊपर वाले अनएम्प्लॉयड रहेंगे। ठीक है, तो हर एक स्टेट में, अब जैसे कि हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लोगों के पास काम नहीं है। क्या पैसे नहीं कमा रहे हैं? क्या कमा तो रहे हैं। हरियाणा बहुत संपन्न राज्यों में गिना जाता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहाँ पे लोग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब है कि जो कंपनियां सरकार के पास रजिस्टर हो, सरकार के पास जब रजिस्टर्ड होंगी तभी उनको ये समझ में आता है, सरकार को समझ में आता है कि फला कंपनी में इतने लोग कार्यरत हैं। जनरली जब सैंपल लिया जाता है तो ऐसी कंपनीज का ही डेटा लिया जाता है। हम ये नहीं मतलब मोहल्ले में घूम घूम के ये नहीं जांच पाएंगे कि किस व्यक्ति के पास काम है, काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब सरकार आंकड़े जारी करती है तो वो जनरली NSSO बहुत सारे जगहों में, छोटे छोटे जगहों में घूम करके, या उनके जो वर्कर हैं वो घूम करके बहुत छोटे छोटे सैंपल्स क्रिएट करती है वहाँ पर। ठीक है, और इन सैंपल्स में वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में विजिट करते हैं। कोई कंपनी में हो गया, कोई फैक्ट्री में हो गया, ये देखेगा कि कोई कितने लोग वहाँ पे कार्यरत हैं। जनरली जो ठेले खोमचे वाले हो गए या छोटे दुकानदार हो गए, इनको बहुत शामिल नहीं किया जा सकता, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक, और जब भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम इनको शामिल नहीं कर सकते हैं, यही स्थिति हरियाणा में होती है। हरियाणा में बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राइवेट बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, या फिर खेती में इन्वॉल्व है। खेती, वहाँ पर थोड़ा सा खेत वाला एरिया जो है, जिनके पास पुश्तैनी ज़मीन है वो खेती कर पाते हैं। नए लोग खेत की ज़मीन लेकर के खेती करने के लायक स्थिति में नहीं है, क्योंकि खेत बहुत महंगे हो गए हैं। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है करके वहाँ पे खेतों की कमी होने लग गई है। तो खेती में इन्वॉल्व है, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग दिखाते हैं कि वो खेती का कार्य कर रहे हैं, वैसे लोगों का सैंपल तो सरकार ले लेती है, लेकिन जो लोग खेती का अपना डेटा ही शो नहीं करते हैं, ठीक है, कितनी ज़मीन है, कितना इनकम ले रहे हैं, वो भी इस सर्वे से बाहर हो जाते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे जो बड़े ठेकेदार हैं वो यहाँ पे अपने आप को इनकम टैक्स से बचाने के लिए खुद को बेरोजगार घोषित किए रहते हैं। इसीलिए हरियाणा या ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे बेरोजगारी की दर ज़्यादा दिखाई दे रही है, हालांकि यहाँ पर जो इनकम है, लोगों की पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, केरल एजुकेटेड
एक एरिया है और एजुकेशन काम करके लोग एजुकेशन प्राप्त करके जनरली लोग किसी न किसी जगह पे जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। प्राइवेट बिजनेस या फिर सेल्फ कोई मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाली फीलिंग जो है कम रहती है। वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जॉब करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसी बैंक में हो गया, आपके रेलवे में हो गए, या फिर किसी IT फर्म में हो गया, ठीक है। इस तरीके के ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करेंगे जहाँ पे उनका डेटा रजिस्टर रहता है हमेशा सरकार के पास। इसीलिए वहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम रहेगा। बिजनेस में लोग जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे वो अपना डेटा छुपा सकते हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे वहाँ पे आपका डेटा सरकार के पास चला जाता है कि फला कंपनी में ये व्यक्ति इतने समय के लिए काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि केरल में बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। केरल जो है एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के सेक्टर में बहुत आगे है। वहाँ पे लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे, जॉब करेंगे। नहीं, सबसे कम बेरोजगारी वहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि देखो केरल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कि पढ़ने लिखने के बाद काम नहीं मिल पा रहा है, और वो लोग पढ़े लिखे होने की वजह से वहाँ पे उनका डेटा सरकार के पास रहता है। इतने लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, पास हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन जो है सिक्किम की तुलना में ज़्यादा है। मतलब अगर एक रेशो के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि वो डेवलप्ड मतलब ठीक ठाक डेवलपमेंट वाला स्टेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन की तुलना में अगर देखे जाए तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन ज़्यादा हैं। सिक्किम में क्योंकि वो जंगल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे लोग बहुत कम हैं। अब उन लोगों में डेटा इकट्ठा करना ही बहुत टफ टास्क होता है, ठीक है। कई बार ये जो डेटा हमने नोट किया है इसमें बहुत मतलब रियलिटी नहीं होती है। सरकार कई बार वहाँ ऑफिस में बैठ के, दिल्ली में बैठ के कुछ ना कुछ अपना डेटा नोट कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि ऐसे जगह जहाँ पे डेटा कलेक्ट करना ही चैलेंज है, वहाँ पे डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक से कलेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए वहाँ पे ज़ीरो आ गया है, ठीक है। सिक्किम में कम से कम बेरोजगारी है। इसको हम जनरली तब प्रूफ कर पाएंगे जब वहाँ पे कोई प्रॉपर विजिट करके ठीक से ग्राउंड लेवल पर स्कीम्स को, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, इसको चेक करेगा, ठीक है। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग स्कूल कॉलेज गए हैं नहीं गए हैं, कितने को जॉब मिला है नहीं मिला, ये अगर चेक करेंगे तब एक्चुअल डेटा निकल करके आएगा। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सारा सर्वे करने का सरकार के पास न तो बजट है न तो पावर है, ठीक। इसी वजह से कई बार डेटा में मैनिपुलेशन कर लिया जाता है, ठीक है, चेंज कर लिया जाता है अपने हिसाब से।